नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी लॉकडाउन की। लॉकडाउन 4 अब 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। 66 दिन हो चुके हैं हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि देह दूरी करते हुए और घरबंदी लॉकडाउन में उसकी लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए। हालांकि लॉकडाउन 4 में थोड़ी छूट दी गई, थोड़ी आजादी दी गई, थोड़ी राहत दी गई ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया चल सके। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, आपको यह समझने की जरूरत है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारी प्राथमिकता क्या थी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई कि जान है तो जहान है, तो सबसे पहले जान बचाने पर तवज्जो तरजीह दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे 24 मार्च के बाद फिर 15 अप्रैल लॉकडाउन 2 शुरू हुआ, फिर 3 मई लॉकडाउन 3 और 17 मई लॉकडाउन 4, तो जहान की भी बातें होने लगी। जहान मतलब यानी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा रोजगार, हमारी आमदनी, हमारा खर्च। सिर्फ जान बचाने से काम नहीं चलेगा, जहान को भी बचाना होगा, वरना जितने लोगों की मौत कोरोना के चलते नहीं हुई है, उससे ज्यादा की मौत भुखमरी के चलते भी हो सकती है। ये बातें बड़े बड़े अर्थशास्त्री नारायण मूर्ति, आनंद महिंद्रा जैसे लोग भी कहने लगे। तो आज की तारीख में जब हम 2 दिन दूर हैं लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म होने से, यही सबसे बड़ा सवाल है। जान बचाएं, जहान बचाएं या दोनों को बचाना है तो बीच का रास्ता क्या निकालें? अभी भी संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 1,60,000 से पार कर गया है। यह छोटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो हम 130 करोड़ देशवासी हैं। वहां पर 1,60,000 बहुत ही छोटा आंकड़ा भी है। जो लॉकडाउन की सख्ती है उसका असर हुआ है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और आज भी जब इजाजत दी गई है अर्थव्यवस्था को खोलने की, तो तमाम जगह से जो खबरें आ रही हैं, कोई अपना कारोबार कारखाना खोलने को तैयार नहीं है। और उससे बड़ी दिक्कत क्या है? रोजगार पर संकट। 12 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। 2 करोड़ वापस आए हैं। नए रोजगार तो सृजित नहीं हुए, लेकिन वो वापस काम पर आ गए। आपका कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, आपका माली, आपकी मेड, लोग काम पर भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी 10 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बहुतेरे लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। और सबसे हृदय विदारक, सबसे पीड़ादायक तस्वीरें पिछले 66 दिनों की अगर कुछ हैं तो वो है हमारे मजदूरों का हाल। वो कितने बेबस हैं, कितने हताश हैं, कितने निराश हैं, कितने परेशान हैं। अब प्लेटफॉर्म पर भी मौत हो रही है, सड़कों पर मर रहे थे, ट्रेन के नीचे आकर कट रहे थे, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है। अभी भी 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज तो दे दिया गया है। और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? इन बातों को रिविजिट करना बहुत जरूरी है जब हम लॉकडाउन 5 के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, लॉकडाउन की नई किस्त नरम होगी या सख्त? और कोरोना बढ़ रहा है, लॉकडाउन घट रहा है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद भी हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई एक गढ़ बन के उभरा है कोरोना संकट का, इस संक्रमण काल का। मेरे साथ अजय आलोक हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनके युवा चेहरा भी हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी होंगे। और 2 खास मेहमान अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जराबी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, मेरे सहयोगी रह चुके हैं। सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और डॉक्टर एम वली, कोरोना के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और डॉक्टर वली, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं जी। अब लॉकडाउन 5 आने वाला है, सरकार भी कह रही है अफवाहें ना फैलाएं। हम अफवाहें नहीं फैला रहे, मैं एक्सपर्ट से आपसे इसीलिए बात कर रहा हूं। ये लॉकडाउन की जो नई किस्त होगी, अब ये और नरमी दिखाई जाए या अभी सख्ती बरकरार रखनी पड़ेगी?
एज एन एक्सपर्ट आपका टेक क्या है? नरमी तो हम ऑलरेडी काफी दिखा चुके हैं, इससे ज्यादा नरमी तो अभी दिखाने का सोचना भी नहीं है। हम एक बहुत बड़ी आपदा के मुहाने पे खड़े हैं। हमने वो दृश्य आपने बड़ा मार्मिक जिनका वर्णन किया है अभी पिछले सिर्फ 3 दिनों में देखे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है जो काम पर लौट के आने को तैयार नहीं है लोगों की। विभिन्न उद्योग खुल जाए, मॉल्स खुल जाए, सिनेमा हॉल्स खुल जाए और ये ब्यूटी इंडस्ट्री खुल जाए और सिनेमा इंडस्ट्री, शूटिंग वूटिंग सब खुल जाए, कोई आएगा नहीं काम पे। लोग इतने डरे हुए हैं। पहले हमको अपनी संख्या को स्टेबल करना है, डाटा को स्टेबल करना है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन करना है, उनको फाइनेंशियल रिएश्योरेंस देना है कि आपको इससे बेहतर हम पैकेज दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। डॉक्टर वली, डेटा स्टेबल होने में, डॉक्टर वली बीच में रोक रहा हूं आपको, डेटा स्टेबल होने में और डेटा कितना ऑथेंटिक एक्यूरेट है ये आने में भी अभी बहुत वक्त लग जाएगा। ये पता करने में भी अभी हमारी टेस्टिंग है कितनी, 40-50 लाख लोगों की हमने टेस्टिंग की है। आप जैसा कोई चैनल अगर डेटा को इन्वेस्टिगेट करने लगेगा तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस बढ़ावा ही मिलेगा, घटावा नहीं मिलेगा। मैं सरकारी डाटा पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अंडर रिपोर्टिंग हर जगह होती है तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, टेस्टिंग भी कम हो रही है अभी। टेस्टिंग भी जो होता है ना कि सफिशिएंट नंबर्स की टेस्टिंग हो गई है क्या? हम एक बहुत अच्छी बात बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि एलिजा की जो किट है, जो टेस्टिंग किट वो वाली है आईजीएम आईजीजी वाली, एलिजा वाली डिफरेंट है और उससे हम बहुत बड़ी तादाद का बहुत कम समय में इंस्टेंट पता लगा सकते हैं। मेरे नजदीक एक सोल्यूशन ये भी है टेस्टिंग का, क्योंकि ये महंगी वाली टेस्टिंग जो है ये इसका रिजल्ट भी देर में आता है। तो कम कम खर्च वाला नशी जो कहावत है, तो हमको हर्षवर्धन जी ने अभी पिछले कुछ बयान में कहा भी था इसके बारे में कि आ रही है, सब कुछ लॉजिस्टिक फॉल्ट लग रहा है मुझे, वो अब तक आ जानी चाहिए थी। वो आते ही हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी टेस्टिंग की, और हम दुनिया को सर चौड़ा करके, सर उठा के, सीना चौड़ा करके बताएंगे कि देखिए हम आपसे ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग करने की लॉजिस्टिक्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किट की एबिलिटी में जो पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में अच्छी किट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये ही एक इसका मात्र सोल्यूशन है। और जिस तरह से जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में डेथ हो रही है, टॉयलेट में लाशें मिल रही है, ये सब जो है ये स्पोरेडिक केसेस है, इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। नहीं, आपने डॉक्टर वली आपने रेस्टोरेंट्स का, मॉल्स का आपने जिक्र किया है कि भाई यहां पर अभी इनको खोलें ना खोलें, आपने इशारा नहीं खोलें, नहीं खोले ना, लेकिन बसें देखिए, बसें चल रही हैं डॉक्टर वली, ट्रेन चल रही हैं, हवाई सेवा शुरू हो गई। अब हमारे पास खबरें आती हैं एक यात्री वहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया, पूरी की पूरी फ्लाइट के यात्री जाहिर सी बात है क्वारंटीन किए जाएंगे। तो ये हम सही राह में जा रहे हैं या अभी बंदिशें बरकरार रखनी पड़ेंगी? जो ये हम बेड़िया खोल रहे हैं, खोलना जरूरी भी है, लेकिन वो किस हद तक खोलें, यही यक्ष प्रश्न है क्या? ये यक्ष प्रश्न, इसका सोल्यूशन ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, इंडिविजुअल प्लेसेस पे, इंडिविजुअल जरूरियात के साथ हो। एयरलाइन इंडस्ट्री में हम सबको जब सफर करें जब हमें अत्यंत नितांत आवश्यक हो, और अपने सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, डिस्टेंस का उसमें हो नहीं सकता। WHO ने कहा 1 मीटर की दूरी देख लें अगर व्यवहारिक है तो। अगर लोग उड़ना चाहें उतना ज्यादा किराया देके तो बहुत अच्छा है, WHO की बात टेक्निकल है तो उसमें मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जहाज को हम ग्राउंडेड नहीं खड़ा कर सकते बहुत दिनों तक, ये जहाज स्क्रैप हो जाएंगे। ये एक पाकिस्तान का जो क्रैश हुआ है ये इसी वजह से हुआ है कि वो जहाज खड़ा था 2 महीने से। इस तरह के क्रैशेस बहुत होंगे अभी। तो आप कह रहे हैं अभी थोड़ी नरमी दिखानी होगी, लेकिन जो हमने बंदिशें कुछ सेक्टर्स में लगा रखी हैं वो अभी लगाए रखनी होंगी। लेकिन सिद्धार्थ, मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा जान है तो जहान है, ये भी सच्चाई है, और जान भी जहान भी दोनों पर हमें फोकस करना होगा, ये भी हकीकत है। अब बीच में कदम ताल कैसे करेंगे? और जो हमने रिलैक्सेशन भी दी है, और आप तो अर्थव्यवस्था को सबसे बेहतर समझते हैं हमारे पैनलिस्ट में, जो अर्थव्यवस्था में छूट भी मिली है, इजाजत भी मिली है, उसका कोई ऐसा बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई कारखाने चलने लगे, लोग नौकरी पर जाने लगे, लोगों की छटनी जो हो रही थी वो रुक गई हो। वो इनफैक्ट और बढ़ रही है, वो जो प्रोसेस था वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है छूट मिलने के बाद भी। बिल्कुल संदीप जी, और आप जब अभी चर्चा आपने शुरू की थी तो उसी समय पे चौथे तिमाही, 4th क्वार्टर, जनवरी मार्च जो अभी समाप्त हुआ,
उसके जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ चुके हैं और अनुमानतः ये 3.1% फोर्थ क्वार्टर का जीडीपी डेटा अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है। और इसी के साथ साथ उससे पहले वाला जो तिमाही था अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसकी ग्रोथ जो पहले 4.7% बताई गई थी उसको घटाया गया है 4.1% पे। इसलिए मैं ये आप और दर्शकों को ये जताना चाहता हूं कि अभी जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ा डेटा आया है, चौथे तिमाही में 3.1% ही है, उससे पहले का भी रिवाइज हुआ है। और इससे हमें ये संज्ञान लेना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा कि अप्रैल मई जून जो अभी करंट पहला तिमाही चल रहा है इस वित्तीय वर्ष 21 वित्तीय वर्ष का, उसमें ग्रोथ काफी घटने वाली है। और घटने ही नहीं वाली, वो नेगेटिव में जाने वाली है। अब तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मान लिया अगली छमाही हम नेगेटिव में होंगे और तमाम बर्नस्टीन हो, नोमुरा हो, इकरा हो, गोल्डमैन सैक्स हो, एसबीआई हो, वो -5 के लगभग सबका आकलन बनता जा रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट होगी -5। जी जी बिल्कुल। और जो पिछले वित्तीय वर्ष की टोटल ग्रोथ का आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो 4.2 बताया जा रहा है। और जो आपने अब इस साल के फोरकास्ट बताए तो गिरावट की जो रेंज है उसको हम शायद समझ पाएंगे। और जो खतरे के बादल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे हैं कोरोना के कारण और कोरोना से पहले भी, जो हम बार बार ये चीज हम जताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि पिछले 7 तिमाहियों से, प्री कोरोना तिमाहियों से भी ग्रोथ डाउनवर्ड स्लाइड पे था। और कोरोना ने एक प्रकार से आके एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं फेटल ब्लो मारा है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा शायद आने वाले दिनों में ये तो बात समझ में आ गई दर्शकों के। जो मैं बात जानना चाह रहा हूं, देखिए लॉकडाउन 5 होगा, आपने लॉकडाउन 4 में इजाजत दी, आर्थिक गतिविधियां शुरू हों, कंटेनमेंट जोन में ही थोड़ी दिक्कतें थी, रेड जोन में भी आप कामकाज शुरू हुआ सिद्धार्थ, लेकिन वो कामकाज शुरू होते नहीं दिखा। इसमें देखिए दर्शकों को यह भी समझाने की जरूरत है, लगभग 8 राज्यों में ही हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी जीडीपी है, 8 राज्यों में ही 60%, लगभग 2/3 जीडीपी तो 8 राज्यों में है। और वो राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, ये राज्य सबसे ज्यादा यहां पर संक्रमण हो रहा है। तो आप छूट भी दे रहे हैं, उस छूट का कोई फायदा नहीं। मारुति अपना प्लांट खोलता है, उसमें कोरोना पॉजिटिव मिल जाते हैं, युंडाई में मिल जाते हैं, लोग खोलने को तैयार नहीं। मारुति का प्लांट तैयार पड़ा है गुजरात में, लेकिन अभी 2021 में ही उसका उत्पादन चालू करेंगे वहां पर। ये एक बड़ी दिक्कत है, इससे कैसे निपटा जाए? देखिए इसका निपटारा तो एक ही है, वो ये है कि डिमांड वापस आए। कारखाना तभी माल बनाता है और बेच पाता है जब उसके पास खरीदार होता है। कोई किसी को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और कोई किसी को बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और जो अभी तक आपने जिन रिलैक्सेशंस का हवाला दिया है, हमें ये बात ध्यान में लेनी होगी कि इन रिलैक्सेशंस में भी पार्शियल रिलैक्सेशंस हैं और उसके कारण बहुत ज्यादा शॉप फ्लोर पे प्रोसेस इजी हो पाएगी ऐसा नहीं है। आप एक सिंपल सी बात है, क्या कोई कारखाने वाला, कंपनी वाला आवश्यकता से अधिक मुलाजिम रखता है? नहीं रखता है। तो जो आवश्यकता से कम 1/3 या आधे मुलाजिम या शिफ्ट की बेसिस पे जब मुलाजिमों के लिए एक मजबूरन डायरेक्टिव आता है तो उसके कारण उसकी प्रोडक्शन इंपैक्ट होने वाली है। दूसरी तरफ डिमांड इवेपोरेट हो गई है, लोग खर्चना नहीं चाहते हैं। एक आपको उदाहरण दूं जिसकी डिमांड अच्छी चल रही है और मैं ये मानता हूं कि वो एसेंशियल है, सीजनल है, कूलर। हमने ये देखा है कि जो कूलर बनाती हैं कंपनीज, उनकी सेल्स बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं जब से लॉकडाउन ईज हुआ और उनकी दुकानें खुल पाई, क्योंकि वो एक मजबूरी का तत्कालिक समर से निपटने के लिए कूलर का डिमांड होता है। जब बारिशें होती हैं उसके बाद कूलर सेल्स खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी अलग अलग जो नट्स एंड बोल्ट्स है इकोनॉमी के, इनका चलना बड़ा एक डिफरेंट सिस्टम से होता है। ये जो चक्का जाम बीच में डंडा डाल दिया गया है इस सारी प्रोसेस में, इसके नतीजे कई बार हम लोगों को भी पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं आए। आपका सुझाव क्या होगा सरकार को सिद्धार्थ?
बिल्कुल प्रिसाइज सबसे में जवाब बड़ा- चाहूंगा। यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट। क्या और I- छूट देनी होगी लॉकडाउन में? लॉकडाउन 5 तो आएगा, लॉकडाउन तो रहेगा, घरबंदी तो रहेगी। देखिए संदीप जी, लॉकडाउन तो बहुत हद तक ऑलरेडी खुल चुका है, और जो रेड जोन्स और कंटेनमेंट जोन्स और ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन की क्लासिफिकेशन भी थी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं कि जो ये माइग्रेंट लेबर और जो हवाई जहाजों के जो ट्रैवलर हैं उनमें भी अब कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। तो वेरी रैपिडली रेड, ग्रीन और ऑरेंज का जो डिस्टिंक्शन था वो शायद कहीं ना कहीं ब्लर हो रहा है। इसलिए मेरा एक सिंपल सुझाव है, लॉकडाउन हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ वार्ड, म्युनिसिपल ब्लॉक, अपार्टमेंट टावर। हमने ऑलरेडी देखा है दिल्ली शहर में कि या नोएडा में कि पूरे बहुत बड़ी एक कोई हाई राइज अपार्टमेंट्स की सोसाइटी है तो पहले 20 के 20 टावर सील हो जाते थे। आज मेरे ध्यान में यह आया है कि अब वो स्पेसिफिक टावर सील हो रहा है। तो मतलब माइक्रो अप्रोच आपको करनी होगी, बाकी खोलना होगा मोहल्ले। अब सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं इसीलिए मैं एक्सपर्ट से पहले बात कर रहा था, सख्ती और होगी या नरमी और बढ़ाई जाएगी लॉकडाउन 5 में? संदीप जी देखिए, जब पहले लॉकडाउन हुआ था तो एक अलग प्रकार की स्थिति, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। उसका रीजन ये भी था कि उस समय तक लोगों को न बीमारी के बारे में बहुत जानकारी थी, न बचाव के बारे में, न उसके संभावित परिणाम और न संभावित समय के बारे में कोई बहुत विश्वास से कह सकता। आपने देखा लॉकडाउन 2 में राज्य सरकारों ने पहले इनिशिएटिव लिया, केंद्र के घोषित होने से पहले 4 राज्यों ने, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा और तेलंगाना ने कर दिया था। लॉकडाउन 3 के समय कुछ एक्टिविटीज को खोलने को कहा गया। लॉकडाउन 4 आते आते कंटोनमेंट जोन और रेड और ग्रीन जोन और ये जो 5 जोन बनी, ये निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया और लगभग अधिकांश अधिकार राज्यों को दे दिए गए, क्योंकि अब यह एक समस्या है। पहली बात, लॉकडाउन 1 में था 21 दिन में शायद हम चीजों को नियंत्रित कर दे जाएंगे। अब साफ दिख रहा है कि यह समस्या लंबी चलने वाली है। तो लॉकडाउन एक अंतहीन सिलसिला नहीं हो सकता, या साल 2 साल के लिए नहीं हो सकता। तो अब स्थिति यह है कि अब हमारे लोग समझ भी गए हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क रखना हो, अन्य हो। सरकार ने भी उपकरण, टेस्टिंग और ये सारी चीजें, सैनिटाइजर्स और मास्क का पर्याप्त उत्पादन भी हो गया है। तो अब तो हम पर निर्भर करेगा कि हम कैसे करें, अर्थात राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी। जैसा भी अभी ये धीरे धीरे एक राजनीतिक एक रणनीति में देख रहा हूं क्या सुधांशु? आपने एक मिनट देखिए, आप मुझसे महीन हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, पर मैं आपकी बातों से और आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं। जो आपने ये कहा ना, राज्यों और म्युनिसिपल लेवल पर केंद्र अपने पल्ले से पूरी जिम्मेदारी हटा रहा है क्या? पहले जान है जहान है, 21 दिन का लॉकडाउन, 18 दिन की महाभारत थी, 21 दिन में हम जीत जाएंगे। हम जीत गए क्या? 1,60,000 है ना, और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मतलब लॉकडाउन बेमानी बताया जा रहा है, या हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमें पता नहीं है दरअसल करें तो क्या करें, अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं। संदीप जी, आपने बहुत उपयुक्त सवाल किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लॉकडाउन फर्स्ट के शुरू में कुछ घटनाएं नहीं होती, हुई होती तो शायद हम आज तक कंट्रोल कर लिए। अभी जो आपने बात कही, अभी आपके विशेषज्ञ महोदय क्या बता रहे थे, यदि 20 टावर है किसी सोसाइटी में या 10 टावर है तो पहले पूरी सोसाइटी सील कर दी जाती थी। अब ये होता है कि जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए सिर्फ वही टावर सील होगा। तो कौन सा टावर है और उसमें किसको सील करना है, ये जानकारी किसके पास होगी? स्थानीय प्रशासन पे होगी ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बताएगा ना। तो मानी हुई बात है, जिसके पास जानकारी है वही तय करने की स्थिति में होगा कि अमुक सोसाइटी के अमुक टावर को सील कर दिया जाए, शेष सोसाइटी को काम करने दिया जाए। तो अब स्वाभाविक रूप से जब गतिविधियां बढ़ी हैं, अब बताइए ट्रैफिक सड़क के ऊपर चल रहा है तो ट्रैफिक किसके अधीन है? राज्य सरकारों के अधीन है। सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य सरकारों के अधीन, किसी की भी सरकार हो। यहाँ मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, हमारी सरकार वहां, हमारे नहीं सुधांशु, दूसरे की सरकार वहां, उस पर उतर रहे। एक मिनट सुधांशु, ये उल्टी गंगा बहा रहे हो क्या? जब 200-400 केस थे तो कंप्लीट लॉकडाउन, दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन। अब 1,60,000 से ऊपर आंकड़ा पार कर गया, आप कह रहे हैं कि नहीं अब खोलना पड़ेगा, अब हमें ब्लॉक करें। अगर एक सोसाइटी में 4,000 फ्लैट्स हैं तो एक ब्लॉक में हुआ, 20 फ्लैट के ब्लॉक में हुआ, सिर्फ उसी पर हम तालाबंदी करेंगे, घरबंदी करेंगे। ये तो उल्टी गंगा बहाने की बात हो गई ना। पहले करते, ये पहले दूसरे लॉकडाउन में ये काम होना चाहिए था, जो अब 5वें में या चौथे में करने की आप बात कर रहे हैं।
नहीं संदीप जी, पहली बार में पूर्णतः लॉकडाउन करना 3-4 कारणों से। कारण नंबर 1, जब जनवरी के महीने में ये बात शुरू हुई, फरवरी के फर्स्ट वीक, जानते हैं भारत में कितनी लैब थी जिसमें इसकी टेस्टिंग हो सकती थी? सिर्फ एक, पुणे में। आज सैकड़ों है और प्राइवेट सेक्टर में भी सैकड़ों। नंबर 2, पीपीई किट कितनी बनती थी भारत में? नगण्य। उस जमाने में मास्क वगैरह भी केवल अस्पतालों के लिए बनते थे, कभी मास्क प्रोडक्शन वाली तो बात ही नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि तब तक लोगों को इस बीमारी की भयावहता का अंदाजा नहीं था। आज सब लोग साइकोलॉजिकली भी समझ चुके हैं कि हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। अब आप बताइए, उस समय वेंटिलेटर कितने थे? आज 1 लाख एडिशनल वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो चुकी है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कितने थे? एक भी नहीं था। तो ये सारा आधारभूत संरचना बनाना, लोगों को यह रियलाइज कराना, और उस समय तो जानकारी इवन राज्य सरकारों के पास भी ढंग से नहीं थी। तो उस समय यही आवश्यक था। यदि यह नहीं किया गया होता, शायद 1.5 लाख की बजाय हम 20-25 लाख भी हो सकते थे। नहीं, जब आप ये बात कहते हैं ना, आपने बड़ी अहम बात कही जब आप पूरा विश्लेषण कर रहे थे मेरे पिछले सवाल का, कि तब लोगों को इस आपदाई संकट काल, संक्रमण काल की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वो सही में अंदाजा नहीं था। हम तो मोटेरा में 1.25 लाख लोगों के सामने ट्रंप की जय जय कर रहे थे। 23 मार्च तक संसद भी चल रही थी। 23 मार्च को ही मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हो रहा था 500 लोगों के बीच में। जो आपने बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया। जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, 23 मार्च को मध्य प्रदेश में कितने कोरोना के केस थे? एक भी नहीं। अब जो आपने कहा, क्योंकि हमें पता नहीं था उस वक्त तक ना, तभी हम बिल्कुल, संसद भी चल रही थी, 24 फरवरी पे शपथ ग्रहण भी हो रही थी। महाराष्ट्र में 3 आदमियों के सामने हो जाती है, यहाँ 500 आदमियों के बीच में हो रही थी। संदीप जी, महाराष्ट्र में तो इस प्रचंड काल में 27 मई में शपथ करनी थी ना, कुर्सी बचाने के लिए। तो वो विषय छोड़िए, अब मैं इस पे आता हूं कि जो आपने कहा फरवरी के महीने, एक बिल्कुल फैक्ट टाइमलाइन है जो कोई भी जाके ट्विटर पे चेक कर सकता है। 23 जनवरी WHO कहता है कि मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं, जिसकी वजह से आज तक वो घेरे में। 31 जनवरी को WHO कहता है ये बीमारी है और ये कंटेजियस बीमारी है। 12 फरवरी को कहता है WHO कि ये भयानक बीमारी है। भारत का रेफरेंस तब भी नहीं देता है। और उससे ज्यादा जानकारियां अगर किसी के पास थी, जो WHO, भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय में थी, तो कहा जाता राहुल गांधी जी के पास थी, जिन्होंने शायद पहले सुझाव दी थी। कांग्रेस के तमाम लोग कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फरवरी के प्रथम सप्ताह में राहुल गांधी जी कहां थे? हमसे कह रहे थे अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें बंद कर दो, खुद इटली में थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर ईमानदारी से सबको मिलकर लड़ना चाहिए। जो जहां विपक्ष में है सवाल उठाए, जो जहां सत्ता में है वहां काम करे। ये अहम बात कही, ये आपने अहम बात कही सुधांशु। चरण सिंह सापरा, लॉकडाउन में नरमी करें, सख्ती करें, मेरे हिसाब से, जबकि मैं ये सवाल उठा रहा हूं, ये इतना जरूरी नहीं, पर लॉकडाउन 5 में क्या देश हित में तमाम सरकारें, और जब मैं सरकारें कहता हूं, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सबको जोड़कर बात कर रहा हूं, क्या आप मिलकर इस कोरोना से लड़ेंगे? जो 4 लॉकडाउन में तमाशा देखा है, क्या वो लॉकडाउन 5 में भी जारी रहेगा? चरण सिंह सापरा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन 5 में कोई तमाशा रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 4 लॉकडाउन हुए हैं उसका हमें फायदा कम और परेशानी और फजीयत ज्यादा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासी सवारी में ये महामारी जो है वो आगे निकल गई। और मुझे ऐसे लगता है कि जो कंफ्यूजन का एक वायरस है उसने भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को डसा है। और आज जनता, अगर लॉकडाउन 5 में हम आते हैं तो जनता कंफ्यूजन नहीं, सॉल्यूशन चाहती है। जनता जानना चाहती है कि अगर 5वां लॉकडाउन होता है तो आपका 5वें लॉकडाउन में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आप इस मेडिकल इमरजेंसी से और आने वाली आर्थिक सुनामी से किस तरह से निपटेंगे, ये देश की जनता जानना चाहती है। और ये सरकार को बताना चाहिए, ये अधिकार है 130 करोड़ जनता का। कोरोना काल में आप मात्र सियासी चाल चलेंगे या आंकड़ों की जगलरी करके दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, ये अब जनता हजम नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को 5वें लॉकडाउन में, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री साहब की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो राज्यों को साथ में लेकर के चले। जिस राज्य को आर्थिक मदद चाहिए उनको आर्थिक मदद करें, जिनके जीएसटी के बकाया बाकी है उनको जीएसटी के बकाया बाकी जो है वो दे दें। तो ये एक मिला जुला जो एफर्ट
अगर जब आप केंद्र की मिला जुला सरकार- कहते हैं, चरण सिंह सापरा, जब आप मिला जुला कहते हैं, ये मत भूलिए महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, वहां पर आपकी साझा सरकार है। अब राहुल गांधी कहते रहे वी आर नॉट रनिंग द गवर्नमेंट, वी आर ओनली सपोर्टिंग इट, ये बात मुझे मेरी समझ से परे है। 12-12 आपके मंत्री हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, झारखंड में साझा सरकार है, खुद की सरकार है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी। तो यहां पर साथ मिलकर चलेंगे या एक दूसरे पर लानत मलानत बरसाते रहेंगे? ये जनता है, ये सब देख रही है। हम पहले भी संदीप जी साथ में चल रहे थे, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर हमने कहा कि देश की जो 50% देश का गरीब है उसके अकाउंट में 10,000 रुपया पहले डाल दीजिए और 6 महीने तक 7,500 रुपया दीजिए, तो क्या गलत सुझाव दिया? अगर हमने कहा कि मनरेगा में आप 100 दिन के बदले 200 दिन का पैसा दीजिए और लॉकडाउन के तहत लोगों को काम नहीं मिला तो उस कार्यकाल का भी पैसा लोगों को दे दीजिए, तो क्या हमने गलत कहा? अगर हमने एमएसएमई के लिए वेज प्रोटेक्शन मांगा तो क्या वो गलत था? हमने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, सरकार को चेताने की कोशिश की है। नहीं, जो आप ये सुझाव दे रहे हैं, देखिए चरण सिंह सापरा, होल्ड योर हॉर्सेस, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। जो आप सुझाव दे रहे हैं, और सुझाव देना विपक्ष का हक है और एक्सपोज अपोज करना सरकार को वो भी आपका हक है, लेकिन कई बार ना आप जो सुझाव देते हैं उसमें फिर आंकड़े जो जाहिर करते हैं वो आंकड़े दरअसल सही नहीं होते। पहले तो 65,000 का आंकड़ा आपने शुरू किया, 13 करोड़ परिवार आप खुद मान रहे हैं कि उनको तत्काल राहत मिले, उनको 7,500 रुपए दोगे तो ये 95-96 हजार करोड़ होता है। और मैं निट पिकिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको समझाऊंगा। आपने कहा 10,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएं और दिए जाने चाहिए, ये मानते हुए मैं ये सवाल कर रहा हूं। 1,30,000 करोड़ तो ये हो गए और 97,000 करोड़ वो एक बार नहीं, आप 6 महीने के लिए मांग रहे हैं। तो आप दरअसल एक कैश हैंडआउट 8 लाख करोड़ का मांग रहे हैं। ये बात आपको स्पेसिफाई करनी चाहिए चरण सिंह सापरा। आप कह देते हैं अरे सरकार 65,000 करोड़ भी नहीं दे सकती। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूं कि सरकार के पास भी तो लोग हैं ना आंकड़े जुटाने के लिए, वो खुद भी आकलन कर सकते हैं और हर बात सरकार हमारी कहां मान रही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हो, वो अधिकतर तो कर्ज पैकेज था। अब कर्ज को आप आर्थिक सहायता कहने वाले की तो मैं अर्थ मंत्री की डिग्री देखना चाहता हूं कि उनकी क्या डिग्री है। आप कर्ज दे रहे हो, मात्र 1,86,000 करोड़ रुपया है, वो एक डायरेक्ट कोई बेनिफिट लोगों को हो सकता है, बाकी सारा कर्ज है और सारा वो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए दे रहे हो, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? इस बात पर मैं आऊंगा। हमें खर्च, जेब में पैसे चाहिए तभी डिमांड बढ़ेगी, जो सिद्धार्थ जरा भी कह रहे थे। लेकिन अजय आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जो बात चरण सिंह सापरा ने कही और सिद्धार्थ ने भी इस ओर जिक्र किया कि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर संक्रमण काल को निपटना कैसे है, एक व्यापक लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हमारी है या हम अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं? आप देखिए अब से पहले क्या घोषणाएं होने लगी, कर्नाटक कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, अलग अलग राज्य कर रहे हैं, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, हवाई जहाज चले हैं, हमने देखा उनमें हाल क्या हुआ, ट्रेनें, आपने शुरुआती दौर से ही उसकी मुखालफत की, विरोध किया कि ऐसे करने से संक्रमण काल बढ़ सकता है, मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। तो हम जो ये दरवाजे खोलने लगे हैं, क्या कोई सोची समझी रणनीति है या अब दबाव में आ गए? हमारी व्यवस्था, हमारा निजाम दबाव में आ गया? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप के दबाव में आ गया है। 23 मार्च के बाद से लेके आज लगभग 29 मई हो रही है, 66 दिन हो गए लगभग होने को आ रहे हैं। अनुभव के आधार पर और मरीजों के आधार पर एक डॉक्टर होने के नाते और चीज़ों को नज़दीक से देखने के कारण और आप एक पत्रकार होने के नाते ये ज़रूर मानते होंगे, और देश विदेश की जितनी स्टडीज़ आई हैं, कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं भारतीय की तरह कि कोरोना हमारे यहाँ उस विरुलेंट फॉर्म में नहीं है। 89.9% पेशेंट्स में कोई लक्षण नहीं निकल रहे हैं, बिना लक्षण के वो ठीक हो रहे हैं। पीछे से आवाज आ रही है, सिर्फ अजय आलोक को रखिए स्क्रीन पर। अगर कोई लक्षण नहीं है तो आपको बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 89.9% पेशेंट्स में कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, इसलिए आईसीएमआर ने गाइडलाइंस की कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल भी आने की जरूरत नहीं है। जो 10% मरीज में सिम्टम्स आ रहे हैं उसका भी 90% में कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है।
सीवियर सिम्टम जिनको सही में हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है वो 10% पेशेंट हैं, उसमें भी हमारे पास सिर्फ 25 से 30% हमारे वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। तो उस मामले में ये अपने अनुभव के आधार पर ICMR और हमारे डॉक्टर्स ने ये स्टडी पे पाया है कि हम लोग संक्रमण तो बढ़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अब संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जितने अवेयरनेस करने थे, जितनी अपनी तैयारी करनी थी, इस 2.5 महीने में सरकार ने और राज्य सरकारों ने तैयारी ठीक ठाक ढंग से कर ली है। अब इसको रोकने का तरीका करना है, साथ के साथ इकॉनमी भी खोलनी है। बिहार जैसे हमारा प्राइमरी रूरल बेस्ड इकॉनमी है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट 70% तक खोल चुके हैं। अब बाकी ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज़ है, एयरलाइन है, ये मान के चलिए कि ये संक्रमण होगा और लोगों को अब इसके साथ रहना सीखना है। हमारी तैयारी अब होनी चाहिए कि जो भी वो 1% सीरियस मरीज हैं उसमें से मृत्यु दर हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। अब धीरे धीरे राज्यों का, केंद्र का फोकस यहाँ पे है, क्योंकि संक्रमण तब तक नहीं खत्म होगा पूरी तरह से जब तक हम वैक्सीन नहीं बना लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 6 महीने तक वैक्सीन नहीं बनेगी तो हम अपना सारा काम धंधा रोक दें, फिर तो भूखे ही मर जाएगा ये देश। नहीं, वैक्सीन भी दूर की कौड़ी है। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ अजय आपकी तरह, पर जितनी मेरी कॉमन सेंस बताती है, इन्फ्लुएंजा मतलब कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हो गया किसी को, आज तक इसकी कोई दवा नहीं है। वो रिलीफ दे सकती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कभी जुकाम नहीं होगा। HIV का हम कभी कॉलेज में थे उस जमाने में कि HIV कितना बड़ा, हर आदमी किसी ना किसी को जानता होगा जिसको HIV हो सकता है, और उसके वैक्सीन बनाने के लिए 30-35 साल से तो लोग लगे हुए हैं। उस वायरस का आज तक वैक्सीन तो बना नहीं। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन HIV से बचाव का तरीका लोगों ने ढूंढ लिया। हाँ। तरह तरीके से कि किस किस तरीके से संक्रमण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बीमारी ऐसी है जहाँ मनुष्य को मनुष्य से संक्रमण हो रहा है, और बचाव का क्या तरीका है? सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, थोड़ी दूरी रखना, यही सब अलग अलग तरीके हैं। मास्क लगाना, मास्क लगाने से आपका 95% तक बचाव होता है। तो इन सब बचाव को करते हुए संक्रमण को अब कितने हद तक हम नियंत्रित रखें, और जैसे विश्व में संकेत मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने के अंदर वैक्सीन एक रियलिटी हो सकती है। बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में अगर वैक्सीन नहीं आएगी तो इसका क्या मतलब है? क्या हम लॉकडाउन को तब तक अनिश्चित काल के लिए मतलब हम जिंदगी जीने का तरीका हो जाएगा, हमारे जिंदगी का अंग हो जाएगा। वील हैव टू लर्न टू लिव विद इट, आप ये बात कह रहे हैं। पर अनुराग भदौरिया, देखिए जो ये बातचीत चल रही है, हाँ एक मिनट, अब अनुराग भदौरिया जो ये बातचीत चल रही है, अब मतलब 1,60,000 का आंकड़ा हमें मामूली सा आंकड़ा लगने लगा है, और अब बात बिल्कुल खुलकर हो रही है कि भाई अर्थव्यवस्था खोलनी होगी। पर आप खोलते भी हैं तो वो दरअसल खुल रही है क्या? MSME को आपने अगर 3 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज भी दिया है, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, वो लोन ले सकते हैं, कोलैटरल की जरूरत नहीं है। आप तो गांव देहात से भी जुड़े हैं, क्या कारखाने चलने शुरू हो गए? आप नरमी भी कर देंगे, क्या वो खौफ निकल गया है? क्या अर्थव्यवस्था का पहिया चलने लगा? अनुराग, अचानक आवाज गायब हो गई, काट देखो। अनुराग आप तक आवाज आ रही है? नहीं, अनुराग तक आवाज नहीं जा रही। अनुराग से कनेक्शन जोड़िए। सिद्धार्थ जराबी, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा। अब मैं असल इकोनॉमिक सवालों पर आ रहा हूं। आप खोल रहे हैं, पर क्या अर्थव्यवस्था का इंजन चालू हो पाया? आपके साथ में एक और कार्यक्रम करता हूं, रोज सुबह हम अखबारों का, खबरों का विश्लेषण करते हैं। जो खबरें सीधे आम आदमी से जुड़ी होती है, उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई भारत पाकिस्तान, कोई हिंदू मुसलमान हम नहीं करते हैं। और जो खबरें आ रही हैं पिछले 10-15 दिनों में, हम देखें ये लॉकडाउन 4 की अगर हम बात करें तो MSME सेक्टर, हमने गुड़गांव की बात की, हमने सोनीपत में जो हब है, कुंडली है, बड़ी है, राई है, गन्नौर है, वहां पर 15 से 20% काम चालू हुआ है MSMEs में। थाने में भी यही हाल है, कोई अपनी फैक्ट्री अभी खोलने को तैयार नहीं है, जबकि अब उसकी पुरजोर पैरवी की जा रही है। संदीप जी, देखिए, अर्थव्यवस्था को वापस कैसे चालू किया जाए, ये एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो मैं एक छोटा सा सैंपल उदाहरण देना चाहूंगा।
आप जानते हैं कि अपने देश में जिस भी प्रांत ने, स्टेट ने और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने हवाई जहाज की लैंडिंग को लेके परमिशन दिए, तो जब वो परमिशंस को सारा संग्रहित किया गया, एक साथ जोड़ा गया, तो लगभग 95 पेज की एक डॉक्यूमेंट बनी अलग अलग स्टेट्स की, और हर स्टेट ने उसमें अलग अलग अपने रूल बनाए, क्योंकि स्टेट्स के पास ही हमारा जीडीपी है। केंद्र सरकार के पास तो बहुत थोड़ी सी जमीन है और यूनियन टेरिटरीज में कोई बहुत ज्यादा जीडीपी वाली एक्टिविटी नहीं होती है, सरकारी खर्चा एम्प्लॉयज को छोड़ के। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर स्टेट अपने यहां पे कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एक्टिविटीज को चालू करेगा। और मुझे ये बहुत बड़ी चिंता लग रही है, जो आपने पहले शो की शुरुआत में स्टेट्स गिनाए और जो आंकड़ा दिया, लगभग 2/3 जो हमारा जीडीपी है, ये लगभग 40% हमारे लैंडमास से आता है। महाराष्ट्र, गुजरात उसमें से दो बड़े एक प्राइम एग्जाम्पल हैं। और वहां से जो लेबर चला गया है संदीप जी, मान लीजिए डिमांड वापस भी आएगी, तो आज की डेट में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो लेबर है, और मैं उस सेक्टर की बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज एन एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं हर 10 वर्कर्स में से 9 से अधिक सारे इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। यहां तक कि एक साइट पे काम करने वाला ठेकेदार भी इनफॉर्मल होता है, शायद उसकी भी तनख्वाह कैश में ही दी जाती है। तो ऐसे सेक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल हैज बिकम अ ह्यूज इशू। आज आप दिल्ली शहर में ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयरमैन, जो पेट्रोल पंप पे आपके छोटे मोटे रिपेयर करने वाले, पंक्चर फिल करने वाले हैं, वहां पे भी समस्या आ रही है। और मैं ये मानता हूं कि पिछले हम अगर 10 साल का आंकड़ा देखें, 8 साल का आंकड़ा देखें, तो लगभग 9% से हम आधे से कम पे आ गए हैं। 9% was the peak of India's GDP output some years back, and today we are now for the previous financial year at 4.2%, and ये भी अनुमान है, संभवतः ये भी रिवाइज होगा, ये भी रिवाइज होगा, जैसे 4.7 वाला रिवाइज हुआ। हाँ, संदीप जी, इस विषय पे हमें ध्यान रखना चाहिए एज इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स कि जो हाथ हैं जिनके कारण हमारे देश की इकोनॉमी का इंजन चलता है, जिनके खून पसीने से, स्वेट से, मेहनत से, उनके कर्मठ होने के कारण जो एक वो सब लोग घर चले गए हैं। ठीक है, आपने दो बड़ी बातें कही हैं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, दो बड़ी बातें अब सामने, दो बड़े चैलेंजेस। एक बात तो आपने 20,97,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। अब उसमें अलग अलग फिगर्स हैं, पर एक आम सहमति जानकारों के बीच बन रही है, और आप उससे इत्तेफाक रखें या ना इत्तेफाकी रखें, वो आपकी राय हो सकती है। लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि वो दरअसल 10% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 10% नहीं है, बल्कि 20,97,00,000 का 10%, मतलब कुल मिलाकर 1%, लगभग 2 लाख करोड़ ही स्टिमुलस पैकेज माना जा सकता है। बाकी तो आपने तरलता, लिक्विडिटी बढ़ा दी है, लोन दे दिए, सीआरआर के साथ खेल कर दिया, रिपो, रिवर्स रिपो के साथ खेल कर दिया। डिमांड नहीं बढ़ रही है, जेब में पैसे नहीं आए हैं। जेब में पैसा नहीं होगा तो खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं होगी तो कोई सप्लाई कैसे करेगा। एक समस्या तो ये आ रही है। दूसरी समस्या, ये जो करोड़ों की तादाद में मजदूर वापस चला गया, वो आएगा क्या कारखाने चलाने के लिए? आप मानेंगे ये दो बड़ी चुनौतियां हैं अब, जिन्हें सबसे पहले हमें एड्रेस करना होगा लॉकडाउन 5 में, जो भी उसकी शक्ल सूरत हो। जी, आपने बहुत सही कहा। देखिए, तरलता की जहां तक बात है, तो प्रत्यक्ष धन भी लोगों के अकाउंट में सीधे पहुंचाएगा। 41 करोड़ लोगों के अकाउंट में डीबीटी के द्वारा पहुंचा है। 2,000 रुपए जो किसानों के हाथ में पहुंचना था, 500 रुपए महिलाओं के उसमें जाना, वो सारी बात बिल्कुल पहुंची। और जिन लोगों को लगता है ना कि ये आंकड़ा उसमें से कम हो गया, उदाहरण के लिए 8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने के लिए फ्री गैस दी गई। अब जब कोई विदेश की एजेंसी कैलकुलेट करेगी, वहां फ्री गैस जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। फ्री अनाज दिया गया, उनको भी, जिनको राशन कार्ड नहीं धारक है, उनको भी फ्री दिया गया। तो वो किसी को कैलकुलेशन में नहीं नजर आता हुआ। खैर, उस बात को छोड़िए। नहीं सुधांशु, देखिए आपने अच्छा ये आंकड़े दिए। 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, फिर से मैं 1 मिनट रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा कि टोक रहा हूं।
ये जो 500 रुपए दिए गए ना महिलाओं के खाते में, 20 करोड़ महिलाएं हैं, 500 रुपए का अलग से एक मद क्रिएट की गई कि 10,000 करोड़ उन्हें दिए जाएंगे। अब तक जो 500 रुपए दिए गए हैं ना महिलाओं को, 46% लोगों ने ही, महिलाओं ने उसका इस्तेमाल किया, 54% ने वो 500 रुपए भी इस्तेमाल नहीं किए। इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते। मतलब लोग इतने डरे हुए हैं और मिलेगा नहीं मिलेगा, जितने में काम चल सकता है चला ले, वो 500 रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 8 करोड़ आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, उसमें से अप्रैल से अगस्त तक 3 बार रिफिल हो सकता है। ऑलरेडी 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने रिफिल नहीं लिया है। यानी कि चूल्हा जलाने के लिए कुछ पकाने का सामान होना चाहिए ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। आपने जो कहा है संदीप जी, इसमें और ऐड कर लीजिए। हाँ, ज्यादातर राज्यों ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के 20% ज्यादा खर्च ही नहीं किया है। अब जो लोग कह रहे हैं प्रत्यक्ष पैसा दे दीजिए, भाई पैसा तो दे दिया, खर्च किसमें करेंगे? अगर सप्लाई चेन नहीं, फसल की कटाई नहीं, अनाज का उत्पादन होकर मंडी में पहुंचा नहीं, इसकी भी तो व्यवस्था करनी है। इसलिए जो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री और कोलेट्रल फ्री लोन दिया गया, अगर नहीं चुका पाएगा तो सरकार उसको करेगी। वो क्यों दिया गया? उस 50,000 से कोई तो छोटा सा काम शुरू करेगा तो उसको भी आय होगी। और आप लोन से इतना प्रेम क्यों है? कर्ज से क्यों प्रेम है? तत्काल सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता? आप जैम बड़ा करते हैं कि जनधन खातों की जानकारी है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है आपके पास। आपने एक बात जो खुद कहा संदीप जी, इसी में आपका उत्तर नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं 500 रुपए तो लोगों ने खर्च नहीं किए, 7,000 दे देंगे तो कहां पे खर्च करेंगे बताइए? अगर सब नहीं, 500 से जिंदगी चलती है क्या? 10,000 देंगे, यही तो आप मेरे सवाल का मर्म नहीं समझे। 500 से क्या होता है आप मुझे बता दीजिए, मुझसे बेहतर जानते हैं गांव की हकीकत, जमीन की हकीकत, ग्रामीण इलाकों की हकीकत, बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं उस पर देखिए आ रहा हूं। इस परिस्थिति का उपयोग करके यदि हम बेहतर औद्योगिक विकास, जैसे एमएसएमई की डेफिनेशन ही बदल, हमने विकास की संभावनाएं और आगे बढ़ी। जैसे किसान जो है अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अभी तक बेचारा मजबूर था, बंधुआ था कि मुझे सिर्फ यही बेचनी है, अब जो भी मिलना होगा यहां मिलेगा, अगर उस बिल में बंद है तो बंद है भाई, अब आगे हम बिकवाली नहीं हो रही है। ये पता है सुधांशु आप क्या कह रहे हैं? आज तक जो लोग ये कहते हैं, सुधांशु आप डॉक्टर नहीं है अजय आलोक की तरह, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, पर आप दरअसल पता है क्या इलाज बता रहे हैं कि किसी को अल्सर हुआ है, और ये मैं चोरी कर रहा हूं, सिद्धार्थ जराबी की एनालॉजी है कि हुआ है अल्सर, और आप आदमी को भरोसा दे रहे हैं कि 3 साल बाद आप दौड़ने लगेंगे, इतने फिट हो जाएंगे, मैराथन दौड़ लेंगे। अरे मेरे अल्सर का तो इलाज करो ना। अब मैं यहीं पे आपको दूसरी एनालॉजी दे रहा हूं। अल्सर हुआ, अल्सर का इलाज ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ पेन किलर दे दे के रखा जाएगा। इसीलिए 70 साल में यहां तक आए। अब 70 साल की बताने लगे रहे। सुनिए सुधांशु, आपकी सरकार है, छोड़िए 70 साल गए, देश ने कुछ नहीं किया 70 साल में, अब कब बात कीजिए ना। पूरा करने दीजिए, वाक्य तो पूरा करने दीजिए। केवल लोगों को ऋण दे दो, ऋण माफ कर दो, तुम मेरे मोहताज बने रहो, मैं सरताज बना रहूं। इसी वजह से तो आज तक ये विकास नहीं हो पाया। कितनी बार दिया गया, 10 बार दिया गया, रिजल्ट क्या रहा? इसकी बजाय उनकी क्षमता विकसित करिए, वो एंटरप्रेन्योर बने और वो उसके चाहे अपने दम पर कुछ भी कमाना शुरू करें, तब उनकी। अच्छा, ये आत्मनिर्भरता का नारा है आपका। अनुराग भदौरिया, आप सुन रहे थे कि ये रेवड़ियां बहुत बांटी जा चुकी हैं, आदमियों को सक्षम बनाने की जरूरत है, उस राह पर चल रही है सरकार। देखिए आपने एक चीज देखी देखी होगी कि वही नेता कामयाब होता है जिसको फ्यूचर का ज्ञान हो, जिसको अपना मैनेजमेंट करना आता हो। बनी बनाई अगर आपको चीज़ मिलती है उस पर तो आप बहुत हल्ला मचाते हैं। हम तो तब मानते भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को कामयाब मानते कि जनवरी में ही आप इसका पूर्ण अनुमान लगा लेते कि मार्च में ये होने वाला है। जब सब कुछ बिगड़ गया उसके बाद आप विपक्ष के ऊपर डालने की कोशिश करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? क्या आपने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी बीमारी है जो पूरे कोरोना वायरस पूरे चाइना से लेकर अमेरिका तक फैला है, जो फ्लाइटें यहाँ लैंड कर रही है जनवरी में, ये हमारे देश में ही फैलेगा? अगर आप इसका अंदाजा लगा लेते तब तो आप मानते कि आप नेता हैं, लीडर हैं, देश को चला सकते हैं। जब आपके पास ये अनुमान करने का नहीं, जैसे अभी सुधांशु जी कह रहे थे इतनी भयंकर बीमारी किसको पता था? अरे आप फिर किस बात की सरकार चला रहे थे? आपको ये पता ही नहीं था। जब हमें पता है, जनता को पता है, सब जनता को पता है, तो फिर आप किस बात की सरकार में है? आपको भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। आपको जब पता चल
नहीं, दुनिया में क्यों नहीं पता था? आप बताइए, फरवरी में, जनवरी में क्या ये बीमारी चारों तरफ नहीं थी क्या? क्या इंडिया में लोग लैंड नहीं कर रहे थे? तभी तो आपको पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था कि यहाँ पे बीमारी फैल सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्या हुआ है, अब इन्होंने लॉकडाउन की बात शुरू कर दी। हम कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन लगा रहे थे, बस छोटी सी बात थी। देश बहुत बड़ा 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, जिसमें 52 लाख लोग मजदूरी और अपना रोजगार करके खाते हैं। आप सोच लेते कि लॉकडाउन लगाने के लिए कम से कम 2-3 दिन दे देते। बांग्लादेश ने 5-8 दिन दिए थे लॉकडाउन। बांग्लादेश जैसा आदमी जो अपना देश है, वो इतना समझदार है कि उसने कम से कम 5-6 दिन दे दिए थे कि 5-6 दिनों में सब अपने अपने घर पहुंच जाओ, हम लॉकडाउन लगाने वाले। यहां मात्र 8 बजे आके 4 घंटे का लॉकडाउन देते हैं। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है? कि भाई लोकतंत्र में होता है ना कि आप अपोजिशन से ही बात कर लेते बुला के कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, देश में इतनी बड़ी समस्या, 130 करोड़ का पॉपुलेशन का देश है, इसको लॉकडाउन का हमको अनाउंस करना है क्योंकि हमें बचना है, इससे संक्रमण से बचना है। मीटिंग कर लेते और 2-3 दिन बाद आप एक डेट डिसाइड। भी चर्चा को जारी रखेंगे। तो 2 दिन बाद लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही है। लॉकडाउन 5 तो होगा, कुछ बंदिशें होंगी, लेकिन रियायतें क्या और खोली जाएंगी और नरम की जाएंगी क्या? आखिरी सवाल आप सभी मेहमानों से, सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरू कर रहा हूं। आपका सुझाव क्या होगा? लॉकडाउन 5 की रूपरेखा क्या हो? छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं संक्षेप में कहूंगा, अब जितनी भी गतिविधियां हैं लगभग सारी चीजें स्थानीय प्रशासन को दे दी गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब सारे टावर नहीं बंद होते, उदाहरण के लिए एक टावर बंद किया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत अधिक होगी। और नागरिकों के रूप में हम सब लोग जितनी कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे, जैसी कई बार तस्वीरें टीवी पे दिख जाती कि लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी, वह नहीं करेंगे। स्थानीय प्रशासन जितनी जिम्मेदारी से चीजों का संवहन करेगा, केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी, तभी हम इस लॉकडाउन 5 में सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं। तो आम आदमी की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। अजय आलोक, आपका सुझाव? देखिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन 5 वास्तविकता में केंद्र सरकार के द्वारा होगा नहीं, बल्कि राज्यों को ये छूट दी जाएगी कि जहाँ जहाँ उनके हॉटस्पॉट हैं उन पे और सख्ती से नियंत्रण करें। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोलने का समय आ गया है। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है कि जो यूपी में 26 लाख और बिहार में 14 लाख मजदूर वापस लौट के आए हैं, और अन्य राज्यों को मिला दे तो लगभग 60 से 65 लाख मजदूर जो वापस गए हैं, वो जिस कंडीशन में गए हैं वो अब उन राज्यों में वापस जाना नहीं चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए अब सोचना है कि वो जिस राज्य में गए हैं वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, और उनके बिना महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, उसके बारे में सोचने का समय है। तो आम आदमी की जिम्मेदारी, नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ेगी, राज्यों की भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 2 बातें सामने आई हैं। अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है कि अभी लोगों के अंदर में जो लॉकडाउन बैठ गया है, लोग अब डर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। आपने लॉकडाउन तो खोल दिया है, 4 में भी खोलेगा, 5 में और ज्यादा खोल देंगे, लेकिन लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो आपको अंदर, लोगों के अंदर जो लॉकडाउन हो गया, एहसास दिलाइए कि हम ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं स्वास्थ्य की कि आपको अगर कुछ होता भी है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से, हमारी जो पैमाना है पूरा तैयार है, जिसमें आपकी मदद होगी। तो शायद लोग हिम्मत जुटाएंगे घर से बाहर निकलने का। अभी ठीक है, सिद्धार्थ जरा भी अंदर का लॉकडाउन क्या हो, कैसा हो लॉकडाउन 5 की डिमांड भी रिवाइव हो, मजदूरों की जेब में पैसा भी जाए और आर्थिक पहिया भी चले और जान भी बची रहे? संदीप जी, ये आर्थिक समस्या जो अब हमारा देश जिससे ग्रैपल कर रहा है, ये हेल्थ समस्या से शुरुआत हुई। अब हमें क्लियरली ये समझना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैनेज करेंगे तो सरकार के पास, राज्य और केंद्र के पास और लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसा रहेगा अपनी जीविका चलाने के लिए, टैक्स रेवेन्यूज आएंगे। इसलिए ध्यान अभी इकोनॉमी को खड़ा करने पे लगना चाहिए। कारोबार चलते रहेंगे, कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी बहुत लोकलाइज्ड हो, ज्यादा ध्यान इस पे दिया जाए कि हम कैसे पीपी की इक्विपमेंट और बाकी चीजों पे ध्यान दे सकें। अब रेस्ट्रिक्शंस हटाने का समय आ गया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होते हुए ये हालत हुई है। तो फिर एक और बेल आउट पैकेज देना पड़ेगा सिद्धार्थ। इसका मतलब इंडस्ट्री तो कह रही है जेब में पैसे ही नहीं है, हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। संदीप जी, अभी तक कोई बेल आउट पैकेज वास्तविकता में
जो बेल आउट पैकेज का अर्थ माना जाता है उस हिसाब से नहीं दी गई है, और अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लॉकडाउन 5 के 2 दिन बचे हैं, बंदिशें तो रहेंगी, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, अब ये हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग रह सकता है। मालूम नहीं ये लड़ाई, ये कोरोना वायरस कितने दिनों तक हमारे बीच रहता है, तो हमें एहतियात और बरतनी होगी, ये बात तो साफ है।